हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। जो यूपी ट्रिपल एससी की आने वाली परीक्षाएं हैं निकट भविष्य में, जिसमें वीडियो की परीक्षा है, जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा है, पेट है 2023 का। इसके अलावा यूपी की और भी परीक्षाएं आती हैं, जैसे यूपी दरोगा की आती है, कांस्टेबल भर्ती आती है, उसके बाद से ये सीटीईटी की परीक्षा आती है। ठीक है, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं सामान्य अध्ययन के, उसके 500 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की थी। 50-50 वीडियोस की 10 वीडियो की सीरीज स्टार्ट की थी। ठीक है, हर एक सीरीज में, हर एक वीडियो में जो है 50 क्वेश्चंस थे। तो उस सीरीज का आज ये हमारा आखिरी वीडियो है, पार्ट 10 है इसका, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 451 से 500 तक डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही ये जो 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, ये यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम लोग अब सब्जेक्ट वाइज आपको जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे और भी स्टफ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आज इस वाले वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि चैनल पे करंट अफेयर्स के वीडियोस भी जो हैं वो डेली बेसिस पे अवेलेबल हैं और मंथली बेसिस पे भी अवेलेबल हैं। और ये जो करंट अफेयर्स के सारे वीडियोस हैं, इनका फ्री पीडीएफ अवेलेबल है डेली बेसिस पे और मंथली मैगजीन के फॉर्म में। ठीक है, और ये जो पीडीएफ हैं ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। उन पीडीएफ को आपको लेने के लिए ये टेलीग्राम ग्रुप का हमारा लिंक दिया हुआ है, आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी जो वीडियो डिस्क्रिप्शन लगा हुआ है नीचे, उसमें भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ये ग्रुप ज्वाइन करके ये सारे पीडीएफ वहां से ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज के लास्ट वीडियो का पहला क्वेश्चन, जो इस सीरीज का 451वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्न में कौन से युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाते? ऑप्शंस है, एक जो पहला है पुराने पत्रों का समूह, ये जवाहरलाल नेहरू। समय का संक्षिप्त इतिहास, अल्बर्ट आइंस्टाइन। मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो है विलियम शेक्सपियर। और राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान, कार्ल मार्क्स। तो इसका जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी जो समय का संक्षिप्त इतिहास, इसको जब आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो इसका हो जाएगा अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये जो है स्टीफन हॉकिंस है, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं स्टीफन हॉकिंस, ये उनके द्वारा लिखी गई किताब है। इसका जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 452। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में क्या किया? आपको बताना है। शुद्धि आंदोलन शुरू किया, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, सर्वोदय भूदान आंदोलन शुरू किया। तो इसका जो सही जवाब है वो 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने जो है रामकृष्ण मिशन की क्या की है? स्थापना की हुई है। ये जो रामकृष्ण परमहंस जी हैं, स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य थे और उनके नाम पर इन्होंने ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। ठीक है, बाकी आप देखेंगे ये जो शुद्धि आंदोलन है, ये जो आर्य समाज के संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, उनके द्वारा किया गया था। तत्वबोधिनी सभा जो है वो देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा जो है 1839 में कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो भूदान आंदोलन है, स्वामी विनोबा भावे हैं या आचार्य विनोबा भावे हैं, उनके द्वारा 1951 में ये आंदोलन जो है वो शुरू किया गया था। और ये स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। ठीक है, इसमें सरकार की कोई बाध्यता नहीं थी, इनकी अपील थी लोगों से कि हम लोग जो है वो आपस में मिलजुल कर क्या है, भूमि सुधार कर लें। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है जी के गोखले, राजगोपालाचारी, वीर सावरकर और अरुणा आसफ अली। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये मुक्त भारत समाज, या इसको जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इंग्लिश में बोलते हैं फ्री इंडिया सोसाइटी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? फ्री इंडिया सोसाइटी। तो ये फ्री इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना की थी वो वीर सावरकर जी ने की थी। और इन्होंने जो स्थापना की थी वो एक इटालियन नेशनलिस्ट हैं, इटालियन राष्ट्रवादी हैं, ग्यूसेप मेजिनी। ठीक है, तो उनसे प्रभावित होकर इन्होंने ये जो फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। और जब ये स्थापना की तो उस समय जो वीर सावरकर हैं ये लंदन में प्रवास कर रहे थे, तो इन्होंने लंदन में ही ये फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इसमें क्वेश्चंस कई तरह से आता है। पहले तो यही कि मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? तो वीर सावरकर ने। ये जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वीर सावरकर ने किससे प्रभावित होकर मुक्त भारत समाज की स्थापना की थी? तो ये ग्यूसेप मेजिनी जो है इनके प्रभाव में आकर की थी। फिर ये पूछा जाता है कि ग्यूसेप मेजिनी जिनके प्रभाव में आकर ये वीर सावरकर ने
मुक्त भारत समाज की स्थापना की थी, कहां से थे, तो ये इटालियन नेशनलिस्ट थे, इटालियन राष्ट्रवादी थे। और कहां इन्होंने स्थापना की थी, तो लंदन में इन्होंने स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन से आपके अकेले 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की अर्थव्यवस्था स्वतंत्र थी, उस समय निम्न में कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था। भारत का कौन सा, जो निम्न में कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था। तो ऑप्शन है आपके पास कृषि, हस्तशिल्प, निर्माण और पर्यटन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, पर्यटन जो है वो उस समय क्या था, भारतीय अर्थव्यवस्था में एक व्यवसाय नहीं था। बाकी कृषि तो जो है हमारा परंपरागत व्यवसाय है, ये प्राचीन काल से ही कृषि चला आ रहा है। हस्तशिल्प में भी जो है वो भारत बहुत आगे रहा है। निर्माण भी उस समय जो है वो प्रमुख व्यापारों में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न का मिलान करें। ठीक है, ऑप्शन है आप ये आपके मिलान करने के लिए है, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज और सत्यशोधक समाज। और यहाँ पर संस्थापक नाम दिए हैं स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, के श्रीधरालु नायडू और ज्योतिराव फुले। तो इसमें देखेंगे ये जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज की स्थापना जो की थी वो राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। तो आपका ए का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, स्वामी विवेकानंद सरस्वती द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा स्थापित की गई थी, तो ये इसका 1 हो जाएगा। आर्य समाज है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, तो ये 2 हो जाएगा। और सत्य शोधक समाज जो है ये ज्योतिराव फुले द्वारा की गई थी, तो इसका 5वां हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बना 3125। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो, सॉरी आपका ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी इसका जो है वो सही हो जाएगा, 3125। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में, ये आपको बताना है कहां हुई थी, दिल्ली में, बंबई में, कलकत्ता में या मद्रास में। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल का परिसर है ये बंबई में स्थित था और वहीं पे ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। एक्चुअल में क्या है, 1884 में, ठीक है, एक ब्रिटिश नागरिक थे A.O. ह्यूम, ठीक है, उनके प्रयासों से एक संस्था की स्थापना हुई जिसको कहा गया इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक है, ये INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उनके द्वारा जो संस्था का स्थापना की गई उसको कहा गया इंडियन नेशनल यूनियन। और इसी इंडियन नेशनल यूनियन की जो है वो बैठक आयोजित की गई 1885 में। तो पहले ये बैठक जो है वो पुणे में आयोजित की जाने वाली थी। ठीक है, ये बैठक जो है वो पुणे में आयोजित की जाने वाली थी, परंतु पुणे में क्या था, हैजा फैला हुआ था उस टाइम पे, इस वजह से इस बैठक को क्या बंबई में स्थगित किया गया। और बंबई में जो है ये दादा भाई नौरोजी हैं, उनके सुझाव पर इस इंडियन नेशनल यूनियन का नाम जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया गया। और तभी से ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम चला आ रहा है। और ये जो 1885 का अधिवेशन है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था। ऑप्शन है, दिसंबर 27, 1911 कलकत्ता में, जनवरी 26, 1931 कलकत्ता में, जनवरी 24, 1950 दिल्ली में और अगस्त 14, 1896 इलाहाबाद में। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। जो हमारा राष्ट्रीय गान है जिसको जन गण मन से आरंभ करते हैं, ये दिसंबर 27, 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहली बार गाया गया था। ये कलकत्ता अधिवेशन जो था उसके जो अध्यक्ष थे ये विशन नारायण धर जी थे। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस अधिवेशन में राष्ट्रीय गान को सबसे पहले गाया गया उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो विशन नारायण धर उनका नाम हो जाता है। अधिवेशन जो था वो कलकत्ता का अधिवेशन था, दिसंबर 27, 1911 में हुआ था। ठीक है, और ये आपको एक चीज और बता दें, ये राष्ट्रीय गान जो हम गाते हैं तो इसका जो विस्तृत रूप है, ठीक है, जो विस्तृत रूप है उसको गाने में कितना समय लगता है, 52 सेकंड का। ठीक है, उसको गाने का जो समय निर्धारित है वो 52 सेकंड का है। और इसी राष्ट्रगान का संक्षिप्त फॉर्म भी जो है वो यूज किया जाता है, जिसमें राष्ट्रगान का पहला और अंतिम पैरा पढ़ा जाता है और उसे पढ़ने में क्या है 20 सेकंड का समय लगता है। 20 सेकंड का समय ये निर्धारित है। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गान गाने के लिए कितना समय निर्धारित है और राष्ट्रीय गान के संक्षिप्त रूप को गाने में कितना समय लगता है। ठीक है, तो ये 52 सेकंड और 20 सेकंड है। ठीक है, तो ये आपके राष्ट्रीय गान के बारे में हो गया। बाकी एक चीज और, ये 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रीय गान को क्या किया गया था, जो है मान्यता दी गई थी। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के बाद कब हुआ है, तो 24 जनवरी
जो है वो 1950 को हुआ है, संविधान द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने किया, ऑप्शंस है मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन, अंग्रेजों के साथ संधि, होम रूल लीग से अलगाव और पूर्ण स्वराज की मांग थी। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। लखनऊ समझौते के समय ही क्या होता है, कांग्रेस जो है वो मुस्लिम लीग से गठबंधन कर लेती है। इसी 1916 लखनऊ अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण चीज और होती है कि कांग्रेस में जो दो धड़े कहलाते हैं, एक नरम दल और एक गर्म दल। ठीक है, तो 1907 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ठीक उस अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल का जो था उनके बीच में विवाद हुआ और कांग्रेस का जो है विभाजन हो गया। तो 1916 के अधिवेशन में ये गर्म दल और नरम दल के बीच में दोबारा से समझौता हो गया और कांग्रेस जो है वो फिर से जो है जुड़ गई। उसी समय ये मुस्लिम लीग भी जो है कांग्रेस से जुड़ जाती है। तो लखनऊ समझौते का यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो लखनऊ समझौता है इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वो अंबिका चरण मजूमदार जी कर रहे थे। तो आपसे ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। जैसे 1911 का अधिवेशन आपका महत्वपूर्ण अधिवेशन है, ठीक है, 1907 का अधिवेशन आपका महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें गर्म दल नरम दल के बीच में विभाजन हो जाता है। 1916 का अधिवेशन आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भी अभी हम लोग और अधिवेशन डिस्कस करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ, अध्यक्षता इसमें किसने की और कौन सी महत्वपूर्ण बात इस अधिवेशन से निकल के आती है। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, पीसीएस का तो ये फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की? ऑप्शन है 1922 गया, 1923 काकीनाडा, 1924 बेलगाम और 1925 कानपुर। तो इसका जो सही जवाब है 1924 बेलगाम का जो अधिवेशन है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता जो है वो महात्मा गांधी ने की है। और संभवतः ये जो पहला अधिवेशन है जिसकी जो सभा हुई है जो किसी गांव में हुई। ठीक है, इसके पहले जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं वो भारत के महत्वपूर्ण शहरों में हुए हैं। पहली दफा ये अधिवेशन जो है वो किसी गांव में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने की थी। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि ऐसा कौन सा एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। बाकी आप देखिएगा दादा भाई नौरोजी जी हाँ, उन्होंने 3 कांग्रेस के अधिवेशनों की जो है अध्यक्षता की है। वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन किन कांग्रेस अधिवेशनों की अध्यक्षता जो है वो दादा भाई नौरोजी ने की है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इसका पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? ऑप्शन है जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सीतारमैया और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। जब कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो अध्यक्षता का चुनाव जीतने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है वो पद त्यागा तो उसके पश्चात ये जो पद है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया, ऑफर किया गया। एक्चुअल में जो ये जो अधिवेशन था ये अधिवेशन था आपका 1939 का त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, 1939 का त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी पद के लिए खड़े हुए थे और जो गांधी जी कर रहे थे उस समय पट्टाभी सीतारमैया का क्या कर रहे थे, को समर्थन दे रहे थे। जबकि वोटिंग के पश्चात जो है वो सुभाष चंद्र बोस जीत गए और पट्टाभी रमैया जो सीतारमैया जी जो हैं वो हार गए थे। और इन्हीं की हार के पश्चात जो है गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि यह पट्टाभी की नहीं मेरी हार है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि किस कांग्रेस अधिवेशन के संदर्भ में जो है वो गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था कि यह पट्टाभी की नहीं मेरी हार है। ठीक है, तो उसके पश्चात ही सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता से त्याग पत्र दिया और त्याग पत्र के बाद ये पद जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया, ऑफर किया गया, प्रस्तावित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुस्लिम ने अध्यक्षता की? ये क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा जाता है, किस मुस्लिम ने, किस भारतीय ने, किस विदेशी ने, इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास लियाकत अली खान, सर सैयद अली खान, मौलाना आजाद और बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये बदरुद्दीन तैयब जी जो है वो पहले मुस्लिम है जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है। ठीक है, इन्होंने 1887 में जो मद्रास कांग्रेस अधिवेशन हुआ था मद्रास में, उस अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा
कब थी? ऑप्शन है 7 जुलाई 1905, 20 जुलाई 1905, 16 अक्टूबर 1905 और 1 सितंबर 1905। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, ये 20 जुलाई 1905 को क्या की गई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन थे और इस घोषणा को 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी किया गया। ठीक है, तो इसी के विरोध में जो है वो बंगाल में 16 अक्टूबर को क्या है? काले दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर किस बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी? ऑप्शन है रस्किन, नटाल, प्रिटोरिया और फिनिक्स। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन आपका है डी। ठीक है, गांधी जी ने जो 1904 में डरबन के बाहर फिनिक्स बस्ती में क्या किया था? इन्होंने एक क्रियाशील मठ या जो है संगठन बनाया हुआ था। इसके अलावा गांधी जी ने 1894 में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी साउथ अफ्रीका में। ठीक है, नटाल इंडियन कांग्रेस की जो है इन्होंने स्थापना की थी। और प्रिटोरिया वो स्थान है जहां पे नस्ल भेद के आधार पर गांधी जी को क्या किया गया था? प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतार दिया गया था। अभी इसी की जो है वर्षगांठ चल रही थी, जिसके उपलक्ष्य में क्या है? दक्षिण अफ्रीका को एक भारत का जहाज भी गया है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने जो है वो करंट में डिस्कस किया था, उस टाइम भी इसकी सारी डिटेल शेयर की थी। तो करंट के अफेयर्स के भी वीडियोस आप लोग देखते रहा कीजिए, बिकॉज उन करंट के क्वेश्चन से जो रिलेटेड जनरल स्टडीज के क्वेश्चन है हम लोग कोशिश करते हैं कि उस वीडियो में वो सारी डिटेल भी क्या करें, आपको एडिशनली प्रोवाइड करें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पेंटागोनिया कहाँ स्थित है? ठीक है, ऑप्शन है अर्जेंटीना, ग्रीस, मेडागास्कर और मंगोलिया। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है, पेंटागोनिया जो है वो अर्जेंटीना और चिली में स्थित है। ठीक है, और जो एंडीज पर्वत है, ठीक है, एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत का ये वृष्टि छाया प्रदेश है। वृष्टि छाया प्रदेश उनको बोलते हैं जहां पर बरसात नहीं होती है। ठीक है, तो ये पेंटागोनिया जो है इस क्षेत्र में बरसात नहीं होती है। ठीक है, और ये जो है अर्जेंटीना और चिली में स्थित है। ठीक है, और एंडीज पर्वत का ये वृष्टि छाया प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? ऑप्शन है चीन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये तनामी रेगिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता? ऑप्शन है अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया और मिस्र। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये जो नाइजीरिया है, ठीक है, ये जो है किसी भी प्रकार से सहारा रेगिस्तान का हिस्सा नहीं है। बाकी जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके बहुत सारे देश जो है वो साउथ, ये जो सहारा रेगिस्तान का पार्ट है। और सहारा रेगिस्तान जो है वो विश्व का गैर ध्रुवीय सबसे बड़ा जो है वो रेगिस्तान है। ठीक है, गैर ध्रुवीय, ठीक है, नॉन पोलर जो है रेगिस्तान है, ये विश्व का सबसे बड़ा है। और विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान भी क्या है? सहारा रेगिस्तान ही है। अगला क्वेश्चन है जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कोयला, लौह अयस्क, तेल और हीरा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये होन्शु द्वीप जो है वो तेल के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। जापान का ये जो द्वीप है तेल के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है, मेडिटेरेनियन सी पर नहीं है? ऑप्शन है तुर्की, फ्रांस, बेल्जियम और यूनान। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, बेल्जियम की जो सीमा है वो भूमध्य सागर पर ना लगकर उत्तरी सागर पर लगती है, नॉर्थ सी पर लगती है। बाकी तुर्की, फ्रांस और यूनियन जो है वो ये यूनान जो है वो भूमध्य सागर पर की सीमा से लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक अल्पाइन देश है? ऑप्शन है पोलैंड, इटली, स्पेन और यूनान। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, इटली जो है वो एक अल्पाइन देश है। अल्पाइन जो कंट्रीज हैं वो 8 कंट्रीज हैं जिनको अल्पाइन कंट्रीज के नाम से जाना जाता है। जो आल्प्स जो पर्वत श्रृंखला है उस पर्वत श्रृंखला में जो देश पड़ते हैं उन देशों को अल्पाइन देश के नाम से जाना जाता है। ये 8 देश हैं जिसमें, तो आप देख लीजिएगा ये कौन कौन से 8 देश हैं, इसमें एक इटली जो है वो शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है चीन, ब्राजील, कनाडा और भारत। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन आपका ए है, चीन जो देश है इसकी जो सीमाएं हैं सर्वाधिक अधिक देशों से लगती हैं। चीन की सीमा कुल 13 देशों से लगती है। ठीक है, वहीं भारत पे अगर आते हैं तो भारत की जो सीमा है वो 7 देशों लगती है। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों से लगती है और भारत की जो जल सीमा है वो भी क्या है?
7 देशों से लगती है। कई बार इन 7 देशों के आपसे नाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है। स्थलीय सीमा, तो आप स्थलीय सीमा में देखोगे तो भारत की सीमा जो है, जहां सबसे ज्यादा आप कंफ्यूज होते हैं, तो भारत की सीमा अफगानिस्तान से भी लगती है। जो आपका POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, वो उसकी सीमा कहाँ है, अफगानिस्तान से लगती है। बाकी पाकिस्तान से सीमा लगती ही है, चीन से सीमा लगती ही है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ आएंगे तो नेपाल और भूटान से सीमा लगती है। फिर इसके बाद आपकी सीमा म्यांमार से लगती है और बांग्लादेश से सीमा लगती है। ये सारी सीमाएं जो है भारत की स्थलीय सीमाएं हैं। इसी तरह 7 देशों से भारत की जल सीमा भी लगती है। वो क्वेश्चन आप, वो आंसर आप देख लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्बस जो है वो किस मेघ को दर्शाता है, किस तरह के बादलों को दर्शाता है। ऑप्शन है पंख की तरह लगने वाले, ढेर की तरह लगने वाले, वर्षा मेघ और ऊपर से गोलाकार लगने वाले। तो जो निम्बस क्लाउड्स हैं ये एक्चुअल में रेन क्लाउड होते हैं, वर्षा मेघ होते हैं, बहुत अधिक वर्षा करते हैं और ये काले और घने बादल होते हैं, ठीक है। इनकी सघनता जो है वो बहुत अधिक होती है, जिससे ये काले दिखाई देते हैं और ये जो है वो धरती के बहुत पास में होते हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं ये दिल्ली वगैरह बाकी क्षेत्रों में जो बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है, तो ये जो काले काले आपको घने बादल दिख रहे हैं ये निम्बस ही हैं, जिनसे इतनी अधिक वर्षा हो रही है। और ये निम्बस जो है एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ जो है वो वर्षा मेघ ही है, ठीक है, वर्षा बादल ही है। अगला क्वेश्चन, दुनिया को समय क्षेत्रों, टाइम जोन्स में बांटा गया है, समय क्षेत्रों की कुल संख्या क्या है। ऑप्शन है 12, 24, 48 और 6। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है, जो है पूरी दुनिया में क्या है 24 टाइम जोन जो है वो चलते हैं। बाकी कुछ देश है जहां पे एक टाइम जोन है, कुछ देश है जहां एक से अधिक टाइम जोन है। अगर आप भारत की बात करें तो भारत में केवल एक टाइम जोन है जिसको 82.5 डिग्री जो है माना जाता है, ठीक है। जो अभी हम लोगों ने करंट में भी आपसे डिस्कस किया था कि भारत के जो है 5 राज्यों से ये निकलता है, ठीक है। और अगर आप ये बात करें कि दुनिया में सबसे ज्यादा टाइम जोन्स कहाँ है, दुनिया में सबसे ज्यादा टाइम जोन्स जो है वो आपके फ्रांस में है, ठीक है। फ्रांस में कुल 12 टाइम जोन है और ये 12 टाइम जोन जो फ्रांस के बनते हैं वो ऐसे बनते हैं कि फ्रांस का एक तो खुद है ही, और फ्रांस के कई सारे जो हैं वो जो द्वीप हैं उन पर क्या है फ्रांस का अधिकार है। तो जब उन सबको मिला लिया जाता है तो फ्रांस में 12 टाइम जोन बन जाते हैं। जबकि रशिया में जो है आपके 11 टाइम जोन्स हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी जो है वो 11 टाइम जोन्स हैं, जिनमें से 2 टाइम जोन ऐसे हैं वो आइलैंड है जहां पर किसी प्रकार की मानव बसावट नहीं है। तो 9 जो टाइम जोन है वैसे टाइम जोन है जहां पर मानव रहता है, 2 टाइम जोन ऐसे हैं जहां पर मानव नहीं रहता है। तो यूएसए में भी 11 टाइम जोन हो जाते हैं, रशिया में भी 11 टाइम जोन हो जाते हैं और सबसे ज्यादा टाइम जोन जो है वो फ्रांस के हैं, 12 टाइम जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितने आगे। 4 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा, 4 घंटा 45 मिनट, 5 घंटा और 30 मिनट। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। जो हमारा समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम है, जिसको जो अंतरराष्ट्रीय मानक समय है उससे 5 घंटे और 30 मिनट आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंगूर की खेती करने या संवर्धन को निम्न में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है विटिकल्चर, पीसीकल्चर, सेरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। अंगूर की खेती को हम लोग विटिकल्चर बोलते हैं, बाकी आप पीसीकल्चर बोलते हैं मत्स्य पालन को, मछलियों को के पालन को, सेरिकल्चर जो आप बोलते हैं वो रेशम कीट पालन को या रेशम उत्पादन को, और हॉर्टिकल्चर जो आप बोलते हैं वो आप बागवानी को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। ये इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो ये जितनी तरह की पद्धतियां हैं इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन्हीं के तरह जो है वो क्रांति भी, जैसे नीली क्रांति है ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो इस तरह की क्रांति और इनकी जो विधि है इससे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं। ऑप्शन है बृहस्पति, मंगल, शनि और शुक्र। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। शुक्र जो ग्रह है वो दुनिया का ऐसा ग्रह है जिसके सबसे अधिक 82 प्राकृतिक उपग्रह हैं, ठीक है। इसके पहले बृहस्पति के जो है वो सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह होते थे, बट कुछ नए प्राकृतिक उपग्रहों की खोज होने के पश्चात वर्तमान में शनि के जो है वो सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस देश ने सबसे पहले सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक जो है वो डेवलप किया, जो है वो नेट नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स जो है डेवलप किया। ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, नेपाल और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। भूटान जो है वो दुनिया का ऐसा पहला देश है
जिसने सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक दिया, नेट नेशनल जो है वो ग्रेट नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो डेवलप किया है। और ये जो इंडेक्स इन्होंने डेवलप किया है 1970 के दशक के आरंभ में, इनिशियल स्टेज है, इनिशियल डेज है 1970 के डेकेड के, उस टाइम पे इन्होंने ये सूचकांक विकसित किया। अगला क्वेश्चन है पीएम प्रणाम जो है वो संबंधित है। ऑप्शन है मंदिरों के जीर्णोद्धार से, रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग से, बौद्ध स्तूपों के निर्माण से और वृद्धाश्रमों के निर्माण से। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये जो पीएम प्रणाम योजना है ये रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग से है। बाकी सरकार का उद्देश्य है कि लोग क्या है, जो हमारी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रोसेस है जिसमें हम लोग जैव उर्वरकों का प्रयोग करते थे, धीरे धीरे उनकी तरफ शिफ्ट हो, रासायनिक उर्वरकों पर हमारी निर्भरता कम हो, ठीक है, जिससे जो उर्वरकों पर सब्सिडी दी जाती है उस सब्सिडी से भी कैसे कैसे करके कम किया जा सके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मिशन कर्मयोगी का संबंध है। ऑप्शन से दिहाड़ी मजदूरों से, स्कूली छात्रों से, सेना से और सिविल सेवकों से। तो जो मिशन कर्मयोगी है ये सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक पोर्टल बनाया गया है। ये एक्चुअल में जो है वो ट्रेनिंग पोर्टल है, ऑनलाइन माध्यम से ट्रेनिंग देने के लिए ये ट्रेनिंग पोर्टल मिशन कर्मयोगी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है। ऑप्शन है 6.4%, 5.9%, 5.5% और 4.8%। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। जो अनुमान है चालू वित्त वर्ष के लिए वो है 5.9% का राजकोषीय घाटा रह सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI जो बोलते हैं, इसका आधार वर्ष 2005 से संशोधित किया गया है। कितना कर दिया है? ऑप्शन से 10, 11, 11, 12, 12, 13 और 15, 16। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। 2004-5 के स्थान पर अभी हम लोग थोक मूल्य सूचकांक जो निर्धारित करते हैं उसके लिए आधार वर्ष जो लेते हैं वो 2011-12 लेते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी है। ऑप्शन है 1992 का 73वां संशोधन, 2002 का 86वां संशोधन, 1992 का 74वां संशोधन और 1989 का 61वां संशोधन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। जो 61st जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1989 में आया, इसके द्वारा जो मतदान की उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी है। बाकी आप देखें ये जो 73वां संविधान संशोधन है ये जो है भारत में पंचायती राज की स्थापना करता है। 74वां संविधान संशोधन जो है वो नगर निकायों की स्थापना से संबंधित है, ठीक है, नगर प्रशासन से संबंधित है। और जो 86वां संविधान संशोधन है इसके तहत संविधान का अनुच्छेद जो 21 है उसमें एक नया 21 जो आर्टिकल ऐड किया गया जिसको 21 का बोला गया, जिसके अनुसार क्या है कि भारत में 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनकी शिक्षा का प्रावधान करता है। इसी को क्या बोलते हैं? राइट टू एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन जो है वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा लाया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि कोई भी राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बनना चाहता है तो उसे निम्न में क्या करना होगा। ऑप्शन है किसी विधानसभा आम चुनाव में कम से कम 6% वोट जीते और कम से कम 2 सीटें जीते, कम से कम एक बार संसदीय चुनाव में भाग लेना होगा, पंचायती चुनाव में भाग लेना होगा और मतदान हुए मतों में कम से कम 20% मत प्राप्त करने होंगे, कम से कम 10 लाख रुपए की संपत्ति। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। वही राजनीतिक दल यदि किसी विधानसभा आम चुनाव में कम से कम 6% वोट जीते और कम से कम 2% सीटें जीते, जो है 2 सीटें, सॉरी प्रतिशत नहीं 2 सीटें जीते, तो वो क्या कर सकता है? मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बन सकता है। बाकी इसकी और भी कंडीशंस हैं। ये एक बार करंट अफेयर्स में अभी क्वेश्चंस आया था जिसमें जो है वो भारतीय निर्वाचन आयोग जो है इसने कुछ जो राष्ट्रीय दल हैं उनके नामों में फेरबदल किया है, कुछ को मान्यता मिली है, जिसमें अभी आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली में है, उसको राष्ट्रीय दल का जो है वो दर्जा मिल गया है, ठीक है। तो उसको डिस्कस किया गया था उसमें, वहां पे वो सारा डिटेल में अवेलेबल, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किसके एक भाग के रूप में
उल्लेखित हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन है मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य और राज्यों को। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। राज्य के तो नीति निर्देशक सिद्धांत है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके अनुच्छेद 51 में जो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि राज्य जो है वो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या करेगा, प्रावधान करेगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 51 में, अनुच्छेद 51 में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, और जो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो संविधान के भाग 4 में है। ठीक है, बाकी आपको बता दूं कि संविधान में जो है वो आपके कुल जो है वो 12 भाग हैं। ठीक है, संविधान में कुल कितने भाग हैं, 12 भाग, वो सॉरी संविधान में कुल 22 भाग हैं, मैं आपको गलत बता रहा हूं। संविधान में जो है वो कुल 22 भाग हैं, जिसमें चौथे भाग में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है केंद्रीय कानून मंत्री, विधि सचिव, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है भारत के महान्यायवादी, ये भारत के जो है वो प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। इनके बारे में संविधान के अनुच्छेद 76 में चर्चा की गई है, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है वो पद धारण करते हैं। ठीक है, तो प्रथम विधि अधिकारी जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A निम्न में किसकी गारंटी देता है? ऑप्शन है कोई भी व्यक्ति अपनी शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति अपने वैवाहिक अधिकारों से वंचित नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा, और कोई भी व्यक्ति अपनी निजता या प्राइवेसी से वंचित नहीं रहेगा। इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें बताया हुआ है कि विधि के अतिरिक्त और किसी तरह से किसी व्यक्ति को, कोई विधि बनाकर तो किया जा सकता है, बट और किसी तरह से क्या है, संपत्ति से वंचित किसी को नहीं किया जा सकता है। पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो मूल अधिकारों में से आपका था, परंतु संविधान संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों में से हटा दिया है, और संपत्ति का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 300A के अधीन दिया हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 319 निम्नलिखित में किस पहलू से संबंधित है? ऑप्शन है चुनाव, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, पंचायतें और एक राज्यपाल की शक्तियां। तो जो अनुच्छेद 324 से 329 है ये चुनाव से संबंधित है। ठीक है, ये चर्चा करता है कि भारत में चुनाव आयोग होगा, उसके क्या कार्य होंगे क्या नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो है अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में इसकी चर्चा है। ये संविधान का जो है वो 15वें भाग में आता है। ठीक है, संविधान के 15वें भाग में आता है। मैंने आपको बताया कि संविधान में टोटल कितने भाग हैं, 22 भाग हैं, और अगर अनुसूचियों की बात की जाए तो संविधान में कुल कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, संविधान में कितनी है, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं, जिसमें 15वें भाग में चुनाव आयोग की चर्चा है, चौथे भाग में हमने बताया नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा है, और तीसरे भाग में आपके मौलिक अधिकारों की चर्चा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, भारत के जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उनकी नियुक्ति जो करते हैं वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन और चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमीशन के कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित करता है। वे 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं या कितने वर्ष की आयु तक नियुक्त रहते हैं जो भी पहले हो? ऑप्शन है 60, 65, 62 और 67। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, जो भारत के सीईसी है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए तब तक के लिए ये क्या करते हैं, पद धारित करते हैं। इनका पद जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है, इनको टेन्योर का क्या दिया है, प्रोटेक्शन दिया गया है। ठीक है, और इनको पद से च्युत करने की जो है वो विशेष पद्धति है, उसके बारे में भी आप देख लीजिएगा। पूछा जाता है कि सीईसी को किस पद्धति के थ्रू क्या किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी क्या है, प्रावधान है? ऑप्शन है 5वीं, 10वीं, 6ठी और 4थी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, जो हमारे संविधान की 6ठी अनुसूची है
उसमें आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधी क्या है, प्रावधान है। आपको पहले ही बता चुका हूं कि भारतीय संविधान में जो है वो टोटल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में इसमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है दंड प्रक्रिया संहिता, जेल, कानून और व्यवस्था, पुलिस। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। जो दंड प्रक्रिया संहिता है ये राज्य सूची का विषय ना होकर समवर्ती सूची का विषय है। बाकी जेल, कानून और व्यवस्था और पुलिस ये तीनों विषय जो हैं वो राज्य सूची के विषय हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस आवृत्ति की ध्वनि जो है वो मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी? ऑप्शन है 5 हर्ट्ज, 50,000 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज और 1 लाख। तो जो मनुष्य की जो श्रव्यता की श्रेणी होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की। ठीक है, ये पेन चलने में थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि होती है उस ध्वनि को क्या कर सकता है, मनुष्य सुन सकता है। तो इस पैरामीटर में आपका ऑप्शन सी आ रहा है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो 100 हर्ट्ज होगा। अगर 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि होगी तो मनुष्य को नहीं सुनाई देगी, और 20,000 हर्ट्ज से जो है वो अधिक ध्वनि होगी तो वो नहीं सुनाई देगी। एक इसी में क्वेश्चन और पूछा जाता है, कई बार आप लोग देखते हैं कि बच्चा जो है वो बहुत जोर जोर से रो रहा होता है और रोते रोते सडनली उसकी आवाज क्या है, चली जाती है जबकि वो रो रहा होता है। तो पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन ये होता है कि बच्चे जो हैं वो अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और उस समय बच्चों की जो ध्वनि की आवृत्ति है वो 20,000 हर्ट्ज से भी ऊपर क्या है, निकल जाती है। इसलिए बच्चा जो है वो आवाज तो कर रहा है लेकिन हमारी श्रव्यता श्रेणी से वो बाहर निकल जाता है, इसलिए हमें वो ध्वनि उस समय बच्चे की सुनाई नहीं देती। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस उद्देश्य के लिए पराश्रव्य तरंगों अल्ट्रासाउंड वेव्स का प्रयोग नहीं किया जाता? ऑप्शन है चमगादड़ द्वारा अपने शिकार का पता लगाने के लिए, जल पोतों द्वारा समुद्र की तह की गहराई ज्ञात करना, मानव शरीर के आंतरिक अंगों में दोषों का निदान करना, और आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाना। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। आकाशीय क्षेत्रों में वायुयान का जो पता लगाते हैं आप लोग वो रेडार के थ्रू लगाते हैं, और रेडार जो है वो रेडियो वेव्स का यूज करता है, अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज नहीं करता है। बाकी ये चमगादड़, जलपोत और आंतरिक अंगों में दोष निदान के लिए क्या किया जाता है, अल्ट्रासाउंड वेव्स का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि डॉक्टर ने आपको अल्ट्रासाउंड के लिए सजेस्ट किया है, तो ये अल्ट्रासाउंड वही अल्ट्रासाउंड वेव्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता है? ऑप्शन है पानी, इस्पात, हवा और निर्वात। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। निर्वात में क्या है, ध्वनि का गमन नहीं हो सकता है, बिकॉज ध्वनि को क्या है, गमन के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर कोई माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि के जो कण हैं वो आगे गति नहीं कर पाएंगे। निर्वात में चूंकि माध्यम का अभाव होता है इस वजह से ध्वनि जो है वो निर्वात में ट्रेवल नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी क्या है? ऑप्शन है 9.4 मीटर, 17.2 मीटर, ये 17.2 17.2 दो बार लिख गया है, टाइपोग्राफिकल एरर है ये, और डी है 9.4 मीटर। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी मान लीजिए चाहे सी मान लीजिए, 17.2 मीटर अगर न्यूनतम दूरी है तभी आपको ध्वनि की क्या है, प्रतिध्वनि सुनाई देगी। एक्चुअली में प्रतिध्वनि का रीजन क्या है कि अगर दो साउंड के बीच में 1/10 सेकंड का डिफरेंस होता है, ठीक है, दो ध्वनि को बीच में अगर 1/10 सेकंड का क्या है डिफरेंस है, तभी हमारा कान क्या है उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। अगर इससे कम का जो समय है, समयांतराल है, तो कान हमारा क्या है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। बाकी आप लोगों ने देखा होगा कि ध्वनि की चाल है वो लगभग 331 मीटर प्रति सेकंड होगी। ठीक है, तो ध्वनि जो है वो 1/10 सेकंड में कितना करेगी, 33 मीटर की दूरी, लगभग 33.1 मीटर की दूरी क्या करेगी, तय करेगी। तो ध्वनि यहां से जाए और लौट के आए, ठीक है, जिसमें 33 मीटर की ये डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, तो 33 में आप डिवाइड करेंगे, 33.1 में डिवाइड करेंगे अगर आप 2 से, तो ये लगभग 17.2 सेंटीमीटर के पास आपका पहुंच जाता है। तो अगर ये डिस्टेंस 17 में होगी तो 17.2 जाएगी और 17.2 लौटेगी, तो इतने अंतराल में जो है वो 1.10 सेकंड से अधिक का समय लग जाएगा और हमें दोनों जो है आवाजें अलग अलग सुनाई देगी। इसी वजह से हमें जो है वो प्रतिध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना हो तो कोई कमरा जो हो जिसकी दूरी इससे अधिक हो, या कोई स्पेस हो जिसकी दूरी इससे अधिक हो, तो आपको वहां प्रतिध्वनि सुनाई देगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक? ऑप्शन है एस्बेस्टस, सेलुलॉइड, पन स्पैक और अभ्रक। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, अभ्रक ऐसा पदार्थ है जो क्या है, विद्युत का कुचालक है परंतु ताप का क्या है, सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस क्या है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, जिसको N2O भी बोलते हैं, ठीक है, ये क्या है, लाफिंग गैस है जिसको हास्य गैस भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है? ऑप्शन है सेंट्रीफ्यूगेशन, निर्वात आसवन, आंशिक आसवन और आसवन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, आंशिक आसवन के माध्यम से एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को अलग किया जाता है। इसका रीजन ये है कि जब दो द्रव्यों के क्वथनांकों में क्या हो, बहुत कम अंतर हो, तो वैसी स्थिति में आंशिक आसवन की विधि द्वारा उनको क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। ये दो पदार्थों के मिश्रण को अलग करने की कई सारी विधियां हैं, ठीक है, और कई सारी चीजें हैं जिनके मिश्रण को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। बिकॉज ये जो है आप देखेंगे तो 10th और 12th लेवल की साइंस में क्वेश्चन होता है, इस वजह से क्वेश्चन भी लगातार आपसे पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है? ऑप्शन है एसिटिलीन, ईथेन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो सही जवाब है एसिटिलीन ऐसी गैस है जिसके माध्यम से हम लोग क्या है, फलों को कृत्रिम ढंग से पकाते हैं। ये एसिटिलीन का जो सूत्र होता है वो C2H2 होता है, ठीक है। इसमें कार्बन के और हाइड्रोजन के दो क्या होते हैं, जो है परमाणु होते हैं, C2H2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीनेचर्ड या विकृतीकृत अल्कोहल क्या है? ऑप्शन है एथेनॉल, एथेनॉल प्लस ब्यूटेनॉल, एथेनॉल प्लस मेथेनॉल और मेथेनॉल प्लस ब्यूटेनॉल। तो एथेनॉल और मेथेनॉल के मिश्रण को क्या बोलते हैं हम लोग, डीनेचर्ड या विकृतीकृत अल्कोहल बोलते हैं। बिकॉज मेथेनॉल जो है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, हार्मफुल होता है, ये आपके शरीर में जो है वो जहर का काम करता है, इसलिए ऐसे अल्कोहल को क्या बोलते हैं हम लोग, विकृतीकृत अल्कोहल बोलते हैं। आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि जहरीली शराब से इतने लोगों की मृत्यु हो गई। एक्चुअल में उसमें यही होता है कि शराब जो है वो अधिक फर्मेंट हो जाती है, जिससे वो एथेनॉल से क्या होती है, मेथेनॉल में परिवर्तित हो जाती है, और वो शरीर में जब अंदर जाती है तो शरीर को क्या आती है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच जाती है, जिससे अल्टीमेटली क्या है, मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। लास्ट क्वेश्चन है इस 500 क्वेश्चंस के जो सीरीज में, ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप कितना होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑप्शन है 240 डिग्री सेंटीग्रेड, 147.1 डिग्री सेंटीग्रेड, 273.16 डिग्री सेंटीग्रेड और 118.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, 118 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये क्या होता है, ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप। ठीक, तो इसके थ्रू ही जो हमारी ये जो 10 वीडियो की सीरीज थी 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ये समाप्त होती है यहीं पे। इस सीरीज के ये जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इन सबके ये आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप ये आंसर यहाँ से मिला सकते हैं। बाकी आपको पीडीएफ अगर चाहिए हो तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां उस ग्रुप के थ्रू आपको ये पीडीएफ जो है अवेलेबल कराई जा रही है। ठीक है, तो बाकी इसमें इतना ही सीरीज में। नेक्स्ट सीरीज हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग अब सब्जेक्ट वाइज जो है वो क्वेश्चन लेके आएंगे। लाइक हिस्ट्री के सब्जेक्ट क्वेश्चन अलग, हिस्ट्री को भी 3 पार्ट में डिवाइड करके, लाइक प्राचीन जो है इतिहास है, फिर जो मध्यकाल है, और उसके बाद से जो आधुनिक भारत है, वैसे ही संविधान का लेके आएंगे, संवैधानिक विकास के अलग से लेके आएंगे, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी के अलग। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो अब आगे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो एग्जाम ओरिएंटेड ही होंगे, एग्जाम के लिए। ठीक, बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लस नोटिफिकेशन भी आप लोग ऑन कर लें, ताकि नए वीडियोस अपलोड होते हैं तो आपको वहां से तुरंत से मिल जाए। ठीक है, तो इतना ही आज, बाकी कल मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।